बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश के अमेठी और रायबरेली लोकसभा सीट पर उम्मीदवारों को लेकर चला आ रहा सस्पेंस कांग्रेस ने आज यानी कि शुक्रवार को खत्म कर दिया है। कांग्रेस ने अमेठी से केएल शर्मा को टिकट दिया है, जबकि कांग्रेस की पारंपरिक सीट रायबरेली से खुद राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे। राहुल गांधी ने आज दोपहर 2 बजे रायबरेली के लिए नामांकन किया है। राहुल गांधी के नामांकन के समय सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। तो वहीं कांग्रेस ने लंबी चर्चा के बाद अपनी पारंपरिक सीट अमेठी और रायबरेली लोकसभा सीट को लेकर पत्ते खोल दिए हैं। कांग्रेस ने अमेठी से किशोरी लाल शर्मा और रायबरेली से राहुल गांधी को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं राहुल गांधी के अमेठी से न लड़ने पर बीजेपी ने पूरी कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। अब अमेठी से सांसद और बीजेपी प्रत्याशी स्मृति ईरानी ने गांधी परिवार पर निशाना साधते हुए कहा कि अमेठी से गांधी परिवार का न लड़ना संकेत है कि चुनाव से पहले ही बिना वोट पड़े ही कांग्रेस पार्टी ने अमेठी में अपनी हार मान ली है। और जनता भी ये जानती है रायबरेली की कि जिन्हें अमेठी ने अस्वीकार कर दिया, जो अमेठी छोड़कर वायनाड चले गए, वो रायबरेली के पूर्णता कभी नहीं हो पाएंगे। प्रश्न ये उठता है कि उन्होंने वायनाड में कहा कि वायनाड ही उनका परिवार है, तो आज रायबरेली में क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री ने कहा कि वो वायनाड राहुल गांधी हार रहे इसलिए सुरक्षित सीट तलाश रहे, क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री जी की दूरदृष्टिता का परिणाम है कि आज अमेठी लोकसभा क्षेत्र में आप कमल का फूल खिलते देख रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने पहले से ही जनता को आगाह कर दिया था कि जैसे ही वायनाड में वोट पड़ जाएगा उसके बाद राहुल जी रुख करेंगे एक नई सीट का। प्रधानमंत्री के शब्द साक्षात आपके सामने धरा पर इम्प्लीमेंट होते आप देख पा रहे हैं। इसलिए आज मैं प्रधानमंत्री जी के उस स्वर को पुनः आपके सम्मुख प्रस्तुत करती हूं, जब उन्होंने कहा कि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व आज चुनावी रणभूमि से मुंह फेर। तो वहीं महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के रायबरेली से नामांकन पर कहा कि राहुल गांधी प्रवासी हैं, वे जगह बदलते रहते हैं। हमारे देश में पर्यटकों का स्वागत किया जाता है, लेकिन उनका घर नहीं बसता, इसलिए चाहे वे अमेठी जाएं या रायबरेली, निर्णय वही होने वाला है। देखिए, राहुल गांधी जी जो है वो टूरिस्ट है, प्रवासी है, वो जगह बदलते रहते हैं। हमारे यहाँ देश में जो टूरिस्ट आते हैं उनका हमेशा स्वागत किया जाता है, लेकिन उनको घर नहीं बसता उनका, तो इसलिए चाहे वो अमेठी जाए चाहे रायबरेली जाए वही परिस्थितियां होंगी। रायबरेली लोकसभा सीट से कांग्रेस नेता राहुल गांधी की उम्मीदवारी पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि कुछ समय पहले तक राहुल गांधी कहते थे कि डरो मत, अब डर डर कर कभी अमेठी से वायनाड और कभी वायनाड से रायबरेली जा रहे हैं। डर तो इतना है कि वे एक साथ कहीं दोनों ही ना हार जाएं, एक ही सीट पर लड़ रहे हैं। वे अपनी बहन को भी न्याय नहीं दिला पाए। उनकी लिस्ट में कहीं भी उनकी बहन प्रियंका गांधी का नाम नहीं आया है। ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी में कुछ ना कुछ चल रहा है। डरो मत, डरो मत, डरो मत, ये कह के कर राहुल गांधी जी ने मीडिया की खूब सुर्खियां बटोरी, खूब चैनल में चले, लेकिन खुद इतने डरे सहमे। पहले अमेठी छोड़ा, वायनाड पहुंचे, अब वायनाड की हार से इतना डर गए कि वापस अमेठी में हार दिख रही है, तो अब अमेठी भी नहीं आए, रायबरेली चले गए, लेकिन रायबरेली में भी हार होगी। डरो मत राहुल जी, जनता वहां पर भी आपका सुपड़ा साफ ही करेगी। कांग्रेस से लोग दुखी आ चुके हैं, जिनके नेता ही चुनाव लड़ने से डर रहे हैं। देखिए, चाहे सूरत हो या इंदौर हो, कांग्रेस के उम्मीदवार छोड़कर चले गए मैदान। राहुल गांधी जी, उनके नेता, वो मैदान छोड़कर चले गए। पहले अमेठी, फिर वायनाड और अब फिर अमेठी छोड़कर चले गए, रायबरेली आए हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में अब पाकिस्तान की एंट्री हो चुकी है। पूर्व मंत्री चौधरी फवाद हुसैन ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तारीफ की, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर हमलावर है। इसी क्रम में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा ने कहा कि वो पाकिस्तान के अंदर बहुत फेमस है, वहां से वो चुनाव जीत सकते हैं, लेकिन भारत में कभी चुनाव नहीं जीत सकते। पाकिस्तान में राहुल गांधी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है
और पाकिस्तान में अगर चुनाव होता है और राहुल गांधी चुनाव में खड़ा होता है तो राहुल गांधी बहुत ज्यादा वोट से जीतेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। हम उसमें हाथ उठा लेता हूँ कि पाकिस्तान में हम राहुल गांधी को नहीं सकूंगा और पाकिस्तान में राहुल गांधी जरूर चुनाव जीतेगा। इंडिया में क्या होगा उनका? देखिए, वो तो पाकिस्तान जो भी चाहे वो कैसे हो सकता है। पाकिस्तान जो चाहेगा भारत में उसका उल्टा हो। इंडिया में क्या होगा दोनों से? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से कहा कि वे चुनावों के कारण अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर विचार कर सकते हैं। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हमें अभी इस पर फैसला करना है। इस केस में अगली सुनवाई मंगलवार यानी कि 7 मई को होगी। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि इस केस में समय लग सकता है, लेकिन अगर केस में समय लगता है तो हम चुनावों के कारण अंतरिम जमानत पर विचार कर सकते हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि हम ईडी को भी सुन सकते हैं कि अगर हम अंतरिम जमानत देते हैं तो क्या शर्तें लगाई जाएंगी। प्रधानमंत्री के झारखंड दौरे पर झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कहा कि कोई असर नहीं होगा, 10 साल देख लिया है, उनकी एक भी घोषणाएं सही नहीं हुई, सभी घोषणाएं जुमला साबित हुई हैं। 10 साल में जनता उन्हें समझ गई है। प्रधानमंत्री आ रहे हैं, क्या असर होगा इससे? कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि 10 साल देख लिया है। हाँ। 2014 से शुरू किया है, अभी तक एक भी उसका घोषणा सही नहीं हुआ, सब जुमला सब। इसलिए जनता समझ लिया, 10 साल में बहुत अच्छा उसको समझ लिया। मुकाबला होगा इस बार इंडिया एनडीए में? मुकाबला नहीं है, बड़ा दूर तक रहेगा, वो दूर दूर तक भी नहीं है। आप देख लिया हमारा सभा में कितना। दादा, झारखंड में कितनी सीट ला रहे हैं आप? 14 के। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव का बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि इस बार बीजेपी 400 सीटें नहीं जीतेगी, इसलिए वे अब 400 पार का नारा नहीं लगा रहे हैं। इस बार पीडीए एनडीए को हराने का काम करेगा। ये 400 पार नहीं, 400 हारने जा रहे हैं। उसका परिणाम ये है कि अब वो 400 पार का नारा नहीं लगा रहे हैं। पिछला पीडीए एनडीए को हराएगा। और जिस तरीके से संविधान को ये चोट पहुंचाना चाहते हैं, संविधान को बदलना चाहते हैं, इस बार जो डबल इंजन की सरकार वाले लोग हैं, होर्डिंग में डबल इंजन नहीं दिखाई दे रहा, डबल इंजन पहले ही गायब है। और जिसके लिए दिल्ली में गुरुवार को एक स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। ये मेल पुलिस कमिश्नर की ऑफिशियल मेल आईडी पर आया। इससे पहले बुधवार को दिल्ली एनसीआर के 150 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी, जिससे पूरे दिल्ली भर में दहशत फैल गई। इसके बाद दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा की ऑफिशियल मेल आईडी पर धमकी भरा मेल आया। इस मामले में पुलिस ने तत्काल जांच की और ये मेल भेजने वाले को ट्रेस कर लिया गया। जानकारी के मुताबिक दिल्ली पुलिस मुख्यालय को ईमेल भेजने के आरोप में एक किशोर को पकड़ा गया है। आरोप है कि उसने ईमेल भेजकर कहा था कि बाहरी दिल्ली के नागलोई इलाके में बम लगाया गया है। इसके बाद इलाके में गहन जांच की गई तो पता चला कि ईमेल भेजने वाला एक नाबालिग है। उसके माता पिता को सौंपने से पहले पुलिस ने उसकी काउंसलिंग की। पीएचक्यू ने एक बयान में कहा कि ईमेल भेजने वाला नाबालिग है, इसलिए जेजे एक्ट के अनुसार उसकी पहचान शेयर नहीं की जा सकती। उसने शरारत करते हुए ये मेल भेज दिया है। इसलिए बता देते हैं कि आपको बता दें कि बुधवार को दिल्ली एनसीआर के लगभग 200 से अधिक स्कूलों में बम की धमकी भरा वाला ईमेल आया था, जिसके बाद पूरी दिल्ली भर में हड़कंप मच गया था। इस मामले में जांच के दौरान यह पता चला कि मेल भेजने के लिए जिस आईपी एड्रेस का इस्तेमाल किया गया वो विदेश में है और उसकी लोकेशन रूस नजर आई। इस मामले में पुलिस ने जो भी एफआईआर दर्ज की उसमें कहा गया कि स्कूलों को बम की धमकी वाले ईमेल मिले, उसका इरादा सिर्फ बड़े पैमाने पर दहशत फैलाना था और एनसीआर में व्यवस्था बिगाड़ना था। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण की मतदान की तारीख नजदीक आने के साथ ही चुनाव प्रचार चरम पे है। इस सिलसिले में विदिशा संसदीय सीट से भाजपा प्रत्याशी शिवराज सिंह चौहान रायसेन के मंडीदीप में गुरुवार रात जन आशीर्वाद यात्रा लेकर चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे, जहां उनकी सभा में हंगामा हो गया। दरअसल आचार संहिता का पालन कराते हुए पुलिस ने मंच का साउंड बंद कर दिया तो भोजपुर विधायक सुरेंद्र पटवा भड़क गए। उन्होंने मंच से ही पुलिस अधिकारी को धमकी दे डाली। दरअसल जैसे ही रात के 10 बजे पुलिस ने साउंड सिस्टम बंद कराते हुए समय का हवाला दिया
तो विधायक सुरेंद्र पटवा भड़क गए। उन्होंने गुस्से में ये कहा कि कौन है, इधर आओ, ऐसी जगह फेंकवाऊंगा। ये कहते हुए सुरेंद्र पटवा मंच से उतरने लगे। आसपास खड़े लोगों ने पटवा को पकड़ा, लेकिन वे शांत नहीं हुए। ये पूरा वाकया उस वक्त हुआ जब जन संबोधन के दौरान साउंड बंद कर दिया गया। तो वहीं अब इस मामले में कांग्रेस की प्रतिक्रिया भी सामने आई। कांग्रेस ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट कर लिखा, बीजेपी का अहंकार तो देखो, एक पूर्व मुख्यमंत्री का ये स्तर बेहद अशोभनीय और निंदनीय कृत्य है। यूपी के अलीगढ़ में सिविल लाइन पुलिस ने कैफे पर छापामार कार्रवाई की। दरअसल ये पूरा मामला थाना सिविल लाइन इलाके के अमीर निशा मार्केट खालिद प्लाजा का बताया जा रहा है, जहां अवैध रूप से चल रहे कैफे में कैबिन सिस्टम में लड़के लड़कियों को सुविधाएं दी जा रही थी। वहीं स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कैफे को सीज किया और कैफे संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की। आज थाना सिविल लाइन स्थित एक कैफे में टेम्पररी कैबिन स्ट्रक्चर्स में कुछ युवक युवतियां संदिग्ध अवस्था में पाए गए, तो स्थानीय पुलिस ने तुरंत संज्ञान लेते हुए इस पर कार्रवाई करते हुए कैफे मालिक के खिलाफ सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किए जाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। मौके पर शांति व्यवस्था। यूपी के शाहजहानाबाद में लूट में फरार चल रहे 5,000 के इनामी आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं छेड़खानी कर धमकाने वाले आरोपियों को भी धारदार छुरी के साथ चंद घंटों में पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी उम्मू उर्फ उमर 4 दिन पहले हुई लूट के मामले में फरार था। अपराधी पर डीसीपी जोन ने 5,000 रुपए की इनाम की घोषणा की थी। ये 28/9/2023 को फरियादी थे ब्रजेश मालवीय। ये मूलतः बाड़ी बरेली के रहने वाले हैं। अपने परिजनों का इलाज कराने के लिए एलवीएस रोड पर हॉस्पिटल है, वहां पर आए थे, प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराने के लिए आए थे। उसी दौरान रात्रि में करीबन 9:30 बजे इनसे 3 अज्ञात लोगों ने लूट की वारदात की थी, जिसका तत्काल कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को उसी समय गिरफ्तार कर लिया गया था और लूट की राशि भी बरामद कर ली गई थी। एक आरोपी उसी घटना दिनांक से ही फरार चल रहा था, उम्मू उर्फ उमर। उसके बारे में जानकारी प्राप्त हो गई थी, नाम वगैरह पता चल गया था और हर प्रकार से उसके पता रशी के प्रयास किए जा रहे थे। श्रीमान पुलिस उपायुक्त जोन 3 महोदय द्वारा उस पर 5,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था, जिसको कल उसके बारे में पुख्ता जानकारी प्राप्त हुई थी, जो कि लाल मस्जिद के पास नूरमहल रोड से छुरी के साथ में उसको गिरफ्तार किया और आज माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया गया है। इसके अलावा दूसरी जो घटना है छेड़खानी के संबंध में है। जो आगरा के माध्यमिक स्कूल में एक प्रिंसिपल और टीचर के बीच मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। महिला टीचर का आरोप है कि प्रिंसिपल के साथ उनके ड्राइवर ने भी मारपीट की। महिला टीचर स्कूल लेट पहुंची थी। इस मामले में प्रिंसिपल ने ही महिला टीचर के खिलाफ तहरीर दी है। घटना शुक्रवार सुबह की है। थाना सिकंदराबाद क्षेत्र के सींगना गांव में माध्यमिक स्कूल में महिला टीचर गुंजा चौधरी निर्धारित समय से लेट पहुंची। इसी बात पर प्रिंसिपल ने उसे टोका। आरोप है कि टीचर ने टोकने पर विरोध किया, कहा कि आप भी तो लेट आती हैं। स्कूल की कुछ टीचर्स ने मामला शांत कराने की कोशिश की, लेकिन विवाद बढ़ता गया। दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाती रही। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में दिख रहा है कि प्रिंसिपल ने अचानक ही टीचर के साथ मारपीट शुरू कर दी, बाल पकड़ लिए, मुंह नोचा। इसमें टीचर को चोटें भी आई हैं। इस घटना के बाद प्रिंसिपल के ड्राइवर ने भी टीचर के साथ मारपीट की। इसका भी वीडियो वायरल हो रहा है। इस पूरे मामले में पीड़ित टीचर की बजाय प्रिंसिपल ने ही थाना सिकंदरा में तहरीर दी है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। पीड़ित टीचर की शिकायत के आधार पर कार्रवाई होगी। जन स्वराज पदयात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार के सुशासन बाबू वाली इमेज पर तंज कसते हुए कहा कि हमें तो ऐसा कोई नहीं मिला जो नीतीश कुमार को सुशासन बाबू कह रहा हो। पहले किसी जमाने में 2005 से 2012 का एक दौर था जब बिहार की जनता को ये लगा था कि बिहार में कुछ सुधार हो रहा है। लोगों को इसलिए महसूस हुआ क्योंकि बिहार की जनता ने 15 सालों तक लालू यादव का जंगल राज देखा। साथ ही कहा कि लोग तो ये कहते हैं कि लालू यादव के राज में अपराधियों का जंगल राज था और नीतीश कुमार के राज में अधिकारियों का जंगल राज है। हमको तो कोई नहीं मिला जो नीतीश कुमार को सुशासन बाबू अभी कह रहा है। पहले किसी जमाने में 2005 से 2012-13 का एक दौर था जब लोगों को, बिहार की जनता को ऐसा लगा था कि बिहार में कुछ सुधार हो रहा है। और वो इसलिए लगा था कि बिहार की जनता ने 15 बरस लालू राज, जंगल राज देखा था। तो जब बहुत अंधेरा होता है, उसमें एक छोटा सा दिया भी जलेगा तो उसका प्रकाश थोड़ा ज्यादा दिखता है। और कुछ प्रयास उन्होंने शुरुआती दिनों में किया भी था।
लेकिन 2014 के बाद जो नीतीश कुमार हैं उनको कोई भी सुशासन बाबू नहीं कहता। वो तो खुद ही अपने आप को अगर कह रहे हैं तो सुशासन बाबू कह रहे हैं, जनता तो नहीं कह रही है। कहीं गांव देहात सड़क पंचायत पे तो हमको कोई नहीं मिला ये कहता हुआ कि नीतीश कुमार सुशासन बाबू है या जो राज वो चला रहे हैं ये इसमें सुशासन है। लोग तो ये बताते हैं कि लालू जी के राज में अपराधियों का जंगल राज था, नीतीश कुमार के राज में अधिकारियों का जंगल राज। मध्य प्रदेश के नीमच शहर के एक डेंटिस्ट को बंधक बनाकर मादक पदार्थ तस्करी के मामले में फंसाने की धमकी दी गई, फिर 20 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई। अब इस केस में नीमच पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की राजस्थान टीम के एक सब इंस्पेक्टर सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाई शिकायतकर्ता हेमंत कुमार की शिकायत पे की गई है। नीमच एसपी अंकित जायसवाल की मॉनिटरिंग में पुलिस थाना नीमच कैंट ने ये कार्रवाई की है। पुलिस के अनुसार शिकायतकर्ता हेमंत कुमार अग्रवाल ने बताया कि उनका बेटा डॉक्टर नवीन अग्रवाल डेंटिस्ट है और उसने महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज जयपुर से डिग्री प्राप्त की है। वर्तमान में वह ग्वालटोली चौराहे नीमच पे महिमा डेंटल क्लिनिक संचालित करता है। डॉक्टर नवीन अग्रवाल 29 अप्रैल की सुबह क्लिनिक गए थे लेकिन दोबारा लौट कर नहीं आए। रात में उनका मोबाइल फोन भी बंद था। बाद में 29 अप्रैल की रात करीब 8 बजे डॉक्टर नवीन अग्रवाल के मोबाइल नंबर से केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो राजस्थान के सब इंस्पेक्टर हरेंद्र चौधरी का कॉल आया, जिसके बाद उन्हें झूठे केस में फंसाने की धमकी दी गई। कैंट पुलिस को सूचना थी कि 3 लोगों द्वारा एक व्यक्ति को बंधक बनाकर रखा गया है और उसके साथ में अवैध मादक पदार्थ होने की संभावना को लेकर उससे अवैध वसूली की जा रही है, जिस पर से फिर हमारी टीम ने इसको इंटरसेप्ट किया और इसमें कार्रवाई की है, जिसमें 3 आरोपी इसमें हम लोग को मिले हैं। उनके पास से 7.5 लाख रुपए भी बरामद हुए हैं जो उन्होंने फिरौती के रूप में उससे लिए। कैंट पंजाब की भटिंडा पुलिस ने एक ऐसे व्यक्ति को काबू किया है जो लोगों की इमारत की खबरें ना लगाने के बदले ब्लैकमेल करके लाखों रुपए वसूलने का काम करता था और अपने आप को शिवसेना स्वतंत्रता का नेता बताता था और इसी आधार पर पुलिस सुरक्षा भी ली थी। जानकारी देते हुए एसपी सिटी नरेंद्र सिंह ने बताया कि उनके पास एक व्यक्ति द्वारा शिकायत दर्ज करवाई गई थी कि सतिंदर कुमार, जो अपने आप को शिवसेना नेता बताता है, उसने खबर न लगाने के संबंध में 1 लाख की मांग की और बार बार फोन करके उनको परेशान किया, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस द्वारा सतिंदर कुमार, जो अपने आप को पत्रकार के साथ साथ शिवसेना नेता बताता है, 1 लाख रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। उन्होंने बताया कि अगर इस मामले में कोई अन्य व्यक्ति की संलिप्तता पाई गई तो उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। एक खबर बना के उसਨੂੰ WhatsApp ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਧਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਖਬਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਸਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ SHO ਕੋਤਵਾਲੀ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ 49 ਨੰਬਰ FIR ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 420 399 506 IPC ਤਹਿਤ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੌਕਾ ਪਰ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰਜਤ ਕੁਮਾਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਸਨੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਲਏ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟ੍ਰੈਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ गिरफ्तार कर। किसानों ने अन्य दलों के साथ आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार घेराबंदी कर प्रत्याशी से सवाल कर रहे हैं, जिसका जवाब देना राजनीतिक दलों के लिए अब मुसीबत बनता जा रहा है। आम आदमी पार्टी के भटिंडा लोकसभा हलके से उम्मीदवार और कैबिनेट मंत्री गुरमीत सिंह खड़िया द्वारा मोड़ क्षेत्र के विभिन्न गांवों का दौरा करने आए। इस दौरान गांव दिख में मालवा किसान यूनियन के सूबा उप प्रधान गुरविंदर सिंह बल्लो के नेतृत्व में किसानों की तरफ से उनके खिलाफ प्रदर्शन किया गया और उनसे चुनाव के समय किसानों से किए वादे पर सवाल किए गए। भगवत मान ने 23 फसलों के लिए MSP प्रदान करने के अपने चुनाव पूर्व वादे को अब तक पूरा नहीं किया है। उन्होंने कहा कि किसान मोर्चा के दौरान जो वादे आम आदमी पार्टी की तरफ से किए गए थे उनमें से एक भी वादा पूरा नहीं किया गया। बहरहाल अभी के इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें आर्या न्यूज।